नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में। आज ये कारवां पहुंच गया है तहजीबों के शहर लखनऊ में। लखनऊ जो पावर सेंटर है यूपी की राजनीति का, एपी सेंटर है गंगा जमनी तहजीब का। यहीं से यूपी की राजनीति की और देश के राजनीति की भी दिशा तय होती है। यहाँ संगम होता है संस्कृति, साहित्य और संगीत का। यहाँ की गली गली में खुशबू है और हवा में कला और जायका भी। ऐसे में जब हम लखनऊ में हों और किस्से ना सुने, ऐसा कैसे हो सकता है। किस्सा गोई का एक बड़ा नाम, आप ही के शहर का एक बड़ा नाम हिमांशु वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ हैं। तो शुरुआत करते हैं किस्सा गोई से। हिमांशु, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप इलेक्शन कार्निवल ट्रक पर आएं और यहाँ के लोगों से लखनऊ के बारे में कुछ किस्से सुनाएं। देश की जनता भी इस चुनावी माहौल में आपसे बहुत कुछ सुनना चाहती है। बहुत शुक्रिया इलेक्शन कार्निवल से जुड़ने के लिए। बैठिए। इलेक्शन कार्निवल है यानी कि देश भर में चुनावी मेला सजा हुआ है। ऐसे में लखनऊ इस वक्त कितना तैयार दिख रहा है? नहीं, लखनऊ तो हमेशा तैयार रहता है। लखनऊ वाले हमेशा अपनी एक उमंग में रहते हैं और इलेक्शन तो मतलब लोकतंत्र का एक तरीके से समारोह है, तो उसके लिए तो हमेशा ही तैयार रहना पड़ता है। मुझे लखनऊ, जब आप ये इंट्रो कर रही थी तो मुझे लखनऊ के हमारे एक शायर हैं आफताब लखनवी, उनका शेर याद आ रहा था। तो आफताब साहब क्या कहते थे कि तरह तरह की ग़िज़ा मिलती है इलेक्शन में, कहीं पुलाव कहीं पूरियां भी होती हैं। वो किसको वोट दे जो दोनों तरफ से खाए हो, नमक हलाल की मजबूरियां भी होती हैं। वाह। और चूंकि अवध में हैं हम, तो अवधी के हमारे बहुत मशहूर शायर हैं रफ़ीक शादानी, उन्होंने कहा था कि जब नगीचे चुनाव आवत है, जब नगीचे चुनाव आवत है, भात मांगो पुलाव आवत है। वाह। तो ये अवध का एक तरीके से सरताज लखनऊ, और यहाँ पर हमें तो ये बात यहाँ से शुरू होती है। जी तो हिमांशु, जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं, ये एपी सेंटर है, पावर सेंटर है सियासत का, राजनीति का। ना सिर्फ यूपी बल्कि देश की राजनीति की भी दिशा लखनऊ से ही तय होती है। बिल्कुल। तो वो हार्ट बीट, वो पल्स आप यहाँ महसूस करते हैं इस शहर में? बिल्कुल करते हैं। बात यह है, जो बात आपने कही कि लखनऊ इसलिए अहम है कि हमारे लोकसभा के इलेक्शंस हैं और लखनऊ जिसके साथ है, यानी देश की राजनीति पर उसका एक दखल होगा, तो उस लिहाज से लखनऊ हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि सबसे बड़े सूबे की ये राजधानी है। और इलेक्शन, चूँकि राजधानी होने का हर शहर को कुछ फ़ायदा होता है, कुछ सीमाएं भी होती हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि जब इलेक्शन आने वाला होता है तो शहर एक तरीके से चार्ज हो जाता है। यानी हमारे जो युवा साथी यहाँ सामने बैठे हैं, इनका जो जोश है इलेक्शन के दौरान, वो अलग दिखता है, क्योंकि ये एक उमंग है कि राजनीति में हम शिरकत करें और एक ख्वाब, एक विज़न, एक विचार को लेकर राजनीति जब होती है तो उसमें इलेक्शन के दौरान वो अपने एक तरीके से मेराज पर, यानी अपने शिखर पर दिखता है वो पूरा माहौल। तो मुझे ये अभी जब कार्निवाल यहाँ हो रहा है आपका, तो मुझे ये याद आ रहा है कि लखनऊ में जो एक माहौल इलेक्शन के दौरान बनता है, वो अपने आप में एक सहेजने वाली चीज़ है, और जिसे सहेजने का काम आप लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। पर ये बताइए कि तहजीबों के शहर में क्या चुनावी मौसम में तहजीबों का ख्याल रखा जाता है? देखिए, रखा जाना तो चाहिए और रखा जाता भी था। हाँ। अब ये है कि हमें ये लगता है कि राजनीति में लखनऊ का होना इसलिए भी ज़रूरी है कि राजनीति हमारी, हम लोग ऐसा समझते हैं कि राजनीति के मूल्य बदल गए, उनकी कदरें, उनका वैल्यू सिस्टम बदल गया। जैसे हम देखते थे यहाँ एक ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। अब उनकी जो भाषा थी, या उनका जो संवाद था, या जो उनके कहने का तरीक़ा था, या जो उनका निजी व्यवहार था लोगों से, वो अपने आप में लखनऊ को रिफ्लेक्ट करता था कि यानी वो लखनऊ के एमपी थे, तो लखनऊ एक तरीके से उनकी शख्सियत में झलकता भी था। तो उस तरह से मुझे लगता है कि तहजीब जिसकी आप बात कर रही हैं, वो राजनीति में ज़रूरी है, सिर्फ लखनऊ के लिए नहीं बल्कि एक पूरे राष्ट्रीय फलक पर भी जो एक गरिमा है वो बनी रहनी चाहिए। तो मुझे इससे जुड़ा कोई किस्सा है हमें सुनाइए ना, हमारे दर्शकों को भी सुनाइए, यहाँ मौजूद ऑडियंस को भी सुनाइए। नहीं, लखनऊ की तहजीब के बहुत सारे किस्से हैं और
किस्सों से पहले तो मुझे जो शायरों ने यहाँ जो बात कही है बिल्कुल बिल्कुल। वो लखनऊ के बारे में कि योगेश प्रवीण जी हमारे लखनऊ के बहुत मशहूर इतिहासकार, पद्मश्री मिला उनको 2020 में। तो उनका एक कथा है लखनऊ के बारे में, बहुत मशहूर है, यहाँ बहुत लोगों को याद होगा कि लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाज़ार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। तो ये वो शहर है जहाँ एक ज़माने तक कला हो, संस्कृति हो, ज़बान हो, खान पान हो, सियासत हो, शिष्टाचार हो, इन सारी चीज़ों को इतना निखारा जाता रहा कि उसका जो एक रिफाइंड वर्जन हमारे सामने आया वो लखनऊ के तौर पे आया। जी ये बताइए कि पहले आप करने की जो परंपरा रही है लखनऊ की, कहा जाता है कि लोगों की तो ट्रेन छूट जाती है और ट्रेन में सवारी नहीं हो पाते हैं, तो क्या लखनऊ ने इस वक्त रफ्तार पकड़ी है या फिर पहले आप कर एक अपनी ही रफ्तार में इस वक्त भी चल रहा है? नहीं, लखनऊ की ख़ास बात यह है कि ये एक ऐसा शहर है जिसने नए और पुराने में एक बहुत शानदार किस्म का बैलेंस बना के रखा है। यानी यहाँ हम बैठे हैं, आप देखिए ये पूरा इलाका, ये नया लखनऊ है, ये गोमती नगर का इलाका है। यहाँ जो लोग आते हैं शाम को, उनसे अगर आप लखनऊ के बारे में पूछेंगे तो वो यहाँ आए हैं इस जगह पर, यहाँ का लुत्फ़ भी ले रहे हैं, लेकिन उनके दिल में कहीं ये ख्याल भी है कि हाँ वो शहर से हैं जहाँ अच्छी ज़बान बोली जाती है, अच्छा खाना मिलता है, अच्छे लोग मिलते हैं। इसीलिए हमने कभी कहा था कि लखनवी वो नहीं होता है जो लखनऊ में रहता है, लखनवी वो होता है जिसमें लखनऊ रहता है। वाह। पर ये बताइए, खाने की खुशबू यहाँ की हवा में है। लखनऊ आए और हमने यहाँ की दावत ना खाई तो फिर क्या ही किया हमने। तो क्या जायके का सफ़र भी बदला है, आपके किस्सों में भी बदला है और यहाँ की गलियों में भी बदला है? देखिए, जायका लखनऊ का एक ऐसी चीज़ है, लखनऊ जिन चीज़ों के लिए मशहूर है उनमें सबसे ऊपर है यहाँ का खान पान। तो वो किस्सा यहाँ का मुझे ये याद आ गया कि एक साहब थे, कोई काम करते नहीं थे, तो उनसे किसी ने कहा कि भाई कुछ करते नहीं हो, कुछ तो करना चाहिए इंसान को ज़िंदगी के लिए। तो उनको किसी ने सलाह दी कि आप कबाब पराठे की दुकान क्यों नहीं खोल लेते हैं। अच्छा, जो लोग शाकाहारी हैं वो कबाब पराठे की जगह पूड़ी या खस्ते भी डाल सकते हैं, चाट भी डाल सकते हैं। यहाँ खाने से मुराद नहीं, किस्से से मुराद है। तो उनसे किसी ने कहा कि भाई आप कबाब पराठे की दुकान क्यों नहीं खोल लेते, लखनऊ में खाने पीने के शौकीन बहुत हैं, तो कोई और काम यहाँ चले या ना चले, यहाँ खाने पीने की दुकान ज़रूर चल जाएगी। अच्छा, पीयर प्रेशर इतना बना उन पर कि उन्होंने दुकान खोल ली। अब पहला दिन था कि दुकान सजा कर बैठे कि एक कुत्ता आया और पराठा लेके भागा। अब लोग चिल्लाए कि अरे कुत्ता आया, पराठा ले गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। जब इन्हें पता चला तो इन्होंने कहा लखनवी अंदाज में, अम्मा छोड़िए, अभी कबाब लेने आएगा तब पकड़ेंगे। तो ये आहिस्तगी जो है ये लखनऊ की ख़ास पहचान है कि यहाँ के लोगों में एक सुकून है, वो सुकून जिसकी तलाश में इंसान ज़िंदगी भर मारा मारा फिरता है, दर बदर भटकता है। वो लखनऊ में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो उसे अपने साथ लेकर पैदा होता है और वो उसकी रूह में घुला हुआ है। तो अगर कोई हड़बड़ी में है, अगर कोई जल्दबाजी में है, अगर कोई धक्का देकर गिराने की फिराक में है, तो वो लखनवी नहीं है। लखनऊ का मतलब है सुकून। जी, और हम भी बिल्कुल जल्दी में नहीं हैं आपको जाने देने के लिए। ऑडियंस में किसी को कुछ सवाल पूछना है अगर हिमांशु से, तो अपना हाथ उठा सकते हैं। कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, कुछ सुनना चाहेंगे हिमांशु से आप लोग? हिमांशु भैया, हमारे आराध्य श्री राम जी पर एक कोई अच्छी सी कविता सुना दीजिए। देखिए, हम अवध में हैं और अवधि में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखा कि जिसने अवध को एक तरीके से, जो अवध कभी नहीं आया या जो अवधि से वाकिफ़ भी नहीं है, वो रामचरितमानस को जानता है। तो एक तरह से राम को जिस तरह से तुलसी बाबा ने जन जन में स्थापित किया है, तो वो हमारे लिए एक गौरव ये भी है कि वो हमारी भाषा का महाकाव्य है, अवधि का महाकाव्य है। और तुलसी बाबा की लाइन है कि जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। वो कहते हैं कि किसी चीज़ को जब हम जानेंगे तब उसको समझ पाएंगे, और जब समझ पाएंगे तब उससे प्रेम कर पाएंगे। तो हमारा ये ज़माना आजकल ऐसा आ गया है कि हम बिना जाने ही किसी चीज़ को ठुकराने भी लगते हैं या बिना ठीक तरह से समझे हुए उसके दीवाने भी हो जाते हैं। बात यह है
कि हम जो भी करें उसे जान समझ कर करें, यानी थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा श्रम करें। तो राजनीति के लिए भी यही बात है कि भाई हम थोड़ा समझें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से पेश आना चाहिए। तो आपके किस्सों में एक आखिरी सवाल, आपके किस्सों में साहित्य, संगीत और संस्कृति का बदलाव भी दिखाई देता है, आप उसके बारे में कुछ हमें बताना चाहेंगे? देखिए, बदलाव तो क्या है कि एक सत्य है, लखनऊ जैसा वाजिद अली शाह के ज़माने में था वैसा आज नहीं है। लखनऊ जैसा 90s में था जब हम बड़े हो रहे थे वैसा आज नहीं है। ख़ास बात यह है कि लखनऊ अपनी आत्मा को बचाए रखता है। ये इस शहर की सबसे ख़ास बात है कि लखनऊ अपने क्षेत्रफल में कितना भी इजाफा कर ले, इस शहर का जो सांस्कृतिक गुरुत्व केंद्र है वो नहीं बदलता है। मुझे एक रफ़ी शादानी साहब का ही आखिर में एक कथा याद आ गया, वो रिक्शे वाले के ऊपर है, अवध के एक रिक्शे वाले के ऊपर। और आप देखिए कि हमारी लोक भाषाओं में एक आम आदमी कैसे नायक के बतौर उभरता है। यानी लोक भाषाओं की एक ख़ास बात ये भी है कि इनकी जो जनपक्षधरता है, जो संवेदना है, वो आम आदमी के साथ खड़ी होती है। रफ़ीक शादानी व्यंग्य के कवि हैं, लेकिन वो ये भी बताते हैं अपनी कविताओं के ज़रिए कि व्यंग्य वही है जो ताकतवर पर किया जाए। अगर आप कमज़ोर पर व्यंग्य कर रहे हैं तो वो बुलिंग है, व्यंग्य नहीं। अब आप देखिए कि मैं सुना रहा हूँ आपको कि यक रिक्शा वाले से पूछे स्टेशन ले चलियो, हमारी सूरत देख के बोला तुम भाड़ा दे पहियो। यक रिक्शा वाले से पूछे स्टेशन ले चलियो, हमारी सूरत देख के बोला तुम भाड़ा दे पहियो। फर्स्ट क्लास के 10 रुपया हैं, सेकंड के लेबे 4, थर्ड क्लास के 2 रुपया हैं, ई है रेट हमार। हमका भैया रिक्शा वाले, हमका तनिक बताओ, यक रिक्शा में 3-3 दर्जा, वो कैसे समझाओ। कैस के 10 मास ले चलबे जैसे कि हेलीकॉप्टर, 4 जो देहो ब्रिक न लेबे, गड्ढा पड़े या ठोकर। 2 रुपया जो हमका देहो रहे मामला उल्टा, हम रिक्शे पर बैठ के चलीबा, आप चलियो रिक्शा। तो ये जो हमारे यहाँ लोक भाषाओं में आम आदमी जिस तरह से उभरता है, मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारी राजनीति में भी आम आदमी उसी तरह से एक नायक के तौर पे नज़र आए। तो इन चुनावों में मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद इस बात की रहेगी कि चुनाव इस तरह से हों कि वो आम आदमी जो है उसे अपनी जगह मिली। एक शेर याद आ गया मुझे जी, कि वो जो आब ज़र से रकम हुई थी सोने के पानी से, वो जो आब ज़र से रकम हुई थी वो दास्तान भी मुस्तनद, वो जो खून दिल से लिखा गया था वो हाशिया भी तो देखते। तो हाशिया भी हमें दिखाई देता रहे, बस यही उम्मीद है। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल से जुड़ने के लिए हिमांशु वाजपेयी आपका, और इसी तरह आप किस्से सुनाते रहिए, हमारे दर्शक इसी तरह आपसे जुड़ते रहें। बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने इस इलेक्शन कार्निवल के लिए हिमांशु। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तनिष्क मेरे सहयोगी इस वक्त हैं जो लखनऊ की जनता की नब्ज समझने की कोशिश करेंगे इन चुनावों को लेकर। व्हाट्स द पल्स? आपका नाम? अतुल सिंह। अतुल जी, आपके हिसाब से खड़े हो जाइए, आपके हिसाब से लखनऊ अगर एक लाइन में बताया जाए तो क्या क्या है लखनऊ आपके लिए? प्रेम। लखनऊ आपके लिए प्रेम है। यहाँ पे प्रेम नगरी है क्योंकि सब लोग एक साथ मिल के चलते हैं, यहाँ प्रेम बसता है, एक ही थाली में खाते हैं, इसीलिए लखनऊ कहा जाता है। और लखनपुरी है, और जो लखन जी थे वो सबके थे, इसलिए लखनपुरी है। लखनऊ जैसा भाई साहब ने बोला, एक प्यार है हमारे लिए, एक एहसास है। हम इस शहर में रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, काफ़ी प्रेम मोहब्बत है यहाँ पे। तो इसको एक ज़िंदगी जिसको कहते हैं ना कि ये हमारा जीवन है, तो लखनऊ से हम ऐसे रिलेट करते हैं। हम लखनऊ में हैं क्योंकि एक पार्ट सेंटर है ना सिर्फ उत्तर प्रदेश का बल्कि देश की राजनीति का भी। तो राजनीति पर अब चर्चा आगे बढ़ाएंगे, और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल ट्रक पर बीजेपी के नेता और राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को। और इस चर्चा को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रणवीर सिंह। रणवीर, आइए। नीरज जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल के लिए। अब लखनऊ की ये सीट बीजेपी की टर्फ है, फिर भी तैयारी करनी होती है कि फिर थोड़ा रिलैक्स रहते हैं आप लोग इस टर्फ पे? नहीं, बिल्कुल, संगठन ने हमें हमेशा सिखाया है कि सदैव सक्रियता बनाकर रखनी चाहिए। हम 24 घंटे 365 दिन काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा संगठन बूथ स्तर तक ही नहीं,
पन्ना प्रमुख तक हमने अपनी पूरे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। निश्चित रूप से हम काम तो करते ही हैं, पर लोगों तक जाकर उन कामों का ब्यौरा भी देना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन कर रहे हैं। जी, ये वो सीट है जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जीत हासिल की थी, फिर राजनाथ जी की ये सीट रही है। ऐसे में ज़मीनी राजनीति में क्या आप लोगों ने बदलाव देखा है? लखनऊ में राजनीति बदली है क्या इस पूरे दौर में? देखिए, समय समय के साथ राजनीति अपना स्वरूप बदलती रहती है, पर मैं मानूंगा कि लखनऊ की जो रवायतें हैं वो अदब की शाकाहार हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर लोगों के रवैये में एक दूसरे के प्रति प्रेम सद्भाव वाली भावना जैसे पहले थी वैसे आज भी बरकरार है। भले हम लोग दूसरे संगठनों में काम भी करते हों, पर जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हम लोग खुले दिल से मिलते हैं। और मुझे पूरा भरोसा भी है कि आगे आने वाले समय भी लखनऊ दूसरे क्षेत्रों के लिए भी उदाहरण बनेगा। और जिस प्रकार से हम सभी दल के साथ बैठकर लखनऊ की योजनाओं को भी हम एक मूर्त रूप देने का काम करते हैं, यह अपने आप में मुझे लगता है कहीं 545 संसदीय क्षेत्रों के लिए भी एक उदाहरण की तरह है। जी रणवीर, ये इनका टर्फ है, तो इजी सवाल के बाद कुछ मुश्किल सवाल नीरज जी से। नीरज जी, मार्च का एक वीडियो राजनाथ जी का बड़ा वायरल हुआ था जिसमें राजनाथ जी कह रहे थे कि मैं लखनऊ के विकास से अब भी संतुष्ट नहीं हूँ। 10 साल हो गए और 10 साल में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो नहीं हो पाए और जिसको लेकर अब तक संतुष्ट नहीं है? मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति अपने कार्यों से संतुष्ट हो जाता है, फिर वो आगे की कार्य योजना के प्रति वो उसकी सजगता उस प्रकार की नहीं रहती। आज जो लखनऊ में कार्य किए गए हैं, निश्चित रूप से यह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि 545 संसदीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा धनराशि के अगर कार्य संस्तुत हुए हैं, लखनऊ में हुए हैं। उन सभी कार्यों को ज़मीनी स्तर पर लाना, करीबन 50,000 से करोड़ से ज़्यादा की ये परियोजनाएं हैं, उनको ज़मीनी स्तर पर लाना, यह एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। और उसके उपरांत मैंने जैसे कहा कि जल की एक समस्या है जिस पर तमाम एसटीपी प्लांट्स जो हैं लगाए जा रहे हैं, उस कार्यों को भी 100% तक लेकर जाना। नए हाईवेज जो हैं उनका कार्य का निर्माण, जैसे हम लखनऊ से कानपुर पहले जो 70 किलोमीटर की दूरी थी वो हम 2 घंटे में पूरा करते थे, आज ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। अब वो बनने के बाद करीबन 40 मिनट में हम कानपुर जैसे शहर में पहुंच जाएंगे। इसलिए माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि इन सभी कार्यों को जब तक हम ज़मीनी स्तर पर नहीं लेकर आते, इन कार्यों को पूरा नहीं कर देते हैं, तब तक मैं संतुष्ट नहीं हूं। इन सभी कार्यों को मुझे पूरा करना मेरा ये कमिटमेंट है लखनऊ की जनता को लेकर। लेकिन एक बड़ा आरोप लगता है, बड़ा आरोप ये कि लखनऊ का जो मेन इलाका है वो तो विकसित हो रहा है, लेकिन लखनऊ की जो गलियां हैं उनको लेकर के जिस तरह का डेवलपमेंट हो सकता था वो नहीं होता। इस तरह का लगातार जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है, वो लोगों के बीच जा रहा है और ये साफ कह रहा है कि साहब गोमती नगर का इलाका तो चमक रहा है, लेकिन पुराने लखनऊ की जो गलियां हैं वो अब भी वैसी ही पड़ी हुई हैं। मैं मानता हूं कि लोकल बॉडी नगर निगम जो अपना काम कर रही है, पिछले साल ही हमारे नगर निगम को पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। लोकल बॉडीज़ अपना काम कर रही हैं और आज जिस पुराने लखनऊ की आप बात कर रहे हैं, पहले वहाँ की कनेक्टिविटी के लिए भी अगर हम हजरतगंज से निकलते थे तो करीबन 1 घंटा लगता था। आज फ्लाईओवर्स का इतना बड़ा ज़खीरा है इस लखनऊ के अंदर। मैं फिर इस बात को फिर से रखना चाहूँगा, करीबन 22 फ्लाईओवर्स संस्तुत किए गए हैं। अब आप नाके के फ्लाईओवर से जाइए, महाराणा प्रताप फ्लाईओवर आपका बनकर तैयार है, IIM का फ्लाईओवर बनकर तैयार है। आज आप एयरपोर्ट भी जाएंगे, वहाँ पर भी आपको फ्लाईओवर तैयार है। ऐसी 22 फ्लाईओवर बनाकर कनेक्टिविटी को बेटर करना और स्मार्ट सिटी के परियोजनाओं ने, जो आप देखते थे खुले तार रहते थे, खंबे आपको बिजली के खंबे दिखाई देते थे, उन सब को हटाकर स्मार्ट सिटी की परियोजना में जल्द से लेकर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। अब चूंकि राजनाथ सिंह जी का काम आप देखते हैं और आपको लेकर के एक खबर छपी थी जो सिक्ता आपसे पूछना चाह रहा है। हमने एक खबर पढ़ी कि नमो ऐप को लेकर आपने करीब 50,000 विकसित भारत के एम्बेसडर्स जोड़े, जिसकी तारीफ पीएम ने भी की और आपको सर्टिफिकेट भी मिला है। तो लखनऊ संभालने के अलावा आप इस पर भी काम करते रहे हैं? निश्चित रूप से मैं कर्म धर्म वचन नाम से भी नीरज कमल हूँ और एक कार्यकर्ता की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन सदैव करता रहता हूँ। आज मुझे इस बात की खुशी है कि नमो ऐप के माध्यम से हम युवाओं को पार्टी के सभी कार्यक्रमों, योजनाओं, सरकार के सभी योजनाओं के संदर्भ में जागृत करने का काम कर रहे हैं।
आज हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि युवा वो होता है जो युग का वाहक होता है, और जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। इन युवाओं को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो बदली हुई परिस्थितियों में ये 1.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी जो पहले 2014 तक, आज 2024 तक आते 3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। हमारा जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है उसका पूरा ढांचा इस प्रकार का तैयार हुआ कि जो हम 10वें स्थान पर विश्व में थे, आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। आज जो पहले नेशनल हाईवे केवल 22,000 या 23,000 किलोमीटर के करीब बनाए गए थे, आज वो 56,000 किलोमीटर चले गए। आज जो रेलवे की पटरियां 24,000 किलोमीटर की बनी थी, करीबन 57,000 किलोमीटर की रेलवे पटरियां बन गई। ऐसे कितने कार्यों का लेखा जोखा मैं कह सकता हूं। महिलाओं के संदर्भ में अगर मैं कहूं तो जो पिछली बार ही आवंटन हुआ जो बजट का महिलाओं संबंधित योजनाओं के लिए 2023 के वित्त वर्ष में करीबन 1 लाख करोड़ से आज तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बजट का एलोकेशन महिलाओं के लिए हुआ। जब हर एक वर्ग को छूने का काम हमारी सरकार कर रही है तो क्यों नहीं अपने युवाओं को जागृत करें और इस विकसित भारत के एम्बेसडर के रूप में उनको जोड़ने का काम करें। मुझे खुशी है कि हमारे उस कार्य को रिकॉग्निशन मिली और प्रधानमंत्री की वो तारीफ मेरे लिए एक ब्लेसिंग की तरह है और निश्चित रूप से मैं काफ़ी मोटिवेटेड फील कर रहा हूं। नीरज, आपका हम चुनावी डेब्यू कब देख रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे कहा कि हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ जाए यह भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है और यह कोई व्यक्ति विशेष भी इसका निर्णय नहीं कर सकता। संगठन की एक प्रक्रिया है। यह वो पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी, जहां चाय की रेहड़ी लगाने वाले का बेटा भी प्रधानमंत्री हो गया और एक किसान का बेटा भी इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया। ये मेरी इच्छा मात्र से मुझे कहीं का टिकट मिल जाएगा। चुनावों का एक्सपीरियंस भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है नेताओं के लिए, तो मौका मिले तो आप ये चुनाव करेंगे, इस चॉइस को लेंगे आप? पार्टी जिस रूप में मेरा प्रयोग करना चाहे उस रूप में प्रयोग करे। पार्टी ने अगर कहीं दरी बिछाने के लिए भी कहा तो वह भी बिछाएंगे। और पार्टी ने कहा कि बड़े से बड़े जगह छाती अड़ा कर खड़े हो जाओ, तो वह कोई भी पटल होगा, बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं। तो नीरज जी बहुत शुक्रिया। आखिर में चलते चलते सिर्फ एक सवाल कि समाजवादी पार्टी ने रविदास मेहरोत्रा साहब को उतारा है। पिछली बार जो जीत का मार्जिन था, क्या उस मार्जिन को मेंटेन करने का लक्ष्य है या सीट बचाने का लक्ष्य है या फिर मार्जिन को बढ़ाने का लक्ष्य? क्या लक्ष्य लेकर आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं? रणवीर जी, मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम अपने कार्यों का लेखा जोखा लेकर जनता के पास जा रहे हैं। ये लखनऊ, बदलता हुआ लखनऊ 105 किलोमीटर रिंग रोड की गवाह है। ये लखनऊ जिस तरह से दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको मल्टीपल रेलवे स्टेशंस दिखते हैं, आज 4 बाकी सेकेंड एंट्री का काम, आज गोमती नगर का स्टेट ऑफ आर्ट रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है, आलम नगर का स्टेशन बनकर तैयार है, आज सिटी स्टेशन बनकर तैयार है। दिल्ली के तर्ज पर हमारे यहाँ टर्मिनल 3 बनकर तैयार है, जो 55 लाख लोग हवाई यात्रा करके आते थे, 1,05,00,000 लोग हवाई यात्रा करके आएंगे। और जिस रिंग रोड की मैं बात कर रहा हूँ, इट विल बी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, करीबन 35,000 करोड़ की परियोजनाएं जो संस्तुत हुई हैं, उसमें से 1,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजना हमारे इस लखनऊ के लिए संस्तुत हुई हैं। इन कार्यों का लेखा जोखा एक लेकर जाएंगे। माननीय जी का व्यक्तित्व जब हम जनता के बीच में रख रहे हैं कि 5 दशक की राजनीति के बाद भी जिस व्यक्ति के दामन पर एक भी दाग ना हो, निश्चित रूप से व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसका कृतित्व, उस आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। और बाकी दल जो भी प्रत्याशी उतारे, हम उनको नहीं देखते, हम अपनी लकीर स्वयं बड़ी करने का प्रयास करते हैं। सरकार से एक मेरा क्वेश्चन ये है कि रिसेंट टाइम्स में एज अ स्टूडेंट एंड ऑल्सो अ जॉब सीकर, we have recently faced many paper leaks, so which breaks our heart. After a lot of efforts and preparation, फिर से हम लोग को अगर पेपर देने जाना पड़ता है तो एक ट्रैवल बर्डन तो होता ही है, पैसे तो खर्च होते ही हैं, लेकिन एक मेहनत पे भी पानी फिर जाता है हमारी। तो उसको कर्व करने के लिए आगे क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं और कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? नहीं, ये जो इन्होंने बात कही है, निश्चित रूप से गवर्नमेंट ने उसका संज्ञान लिया है और जो भी लोग इनके पीछे थे वो आज सलाखों के पीछे हैं और कानून अपना कार्य करेगा। और अब पेपर लीक को लेकर बहुत संजीदा होकर सरकार ने उसके लिए एक कठोर कानून भी बनाया है। आप निश्चिंत रहें, माननीय योगी जी की सरकार में युवाओं को लेकर हम बहुत ही जागरूक हैं। हमारी चिंता रहती है कि किस प्रकार से हमारे युवाओं को इस प्रकार की
घटनाओं से आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो, और इस कठोर कानून आने के बाद ऐसे लोग कभी आगे हिम्मत नहीं कर पाएंगे ऐसे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए। बहुत शुक्रिया नीरज जी, आप एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल से जुड़े और ये कारवां हालांकि आगे बढ़ेगा, फिर हम फिर लौटेंगे नतीजे वाले दिन, फिर बातचीत होगी आपसे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत के लिए और हमारी इस कार्निवल से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और अब वक्त है लखनऊ की गुलाबों सिताबों से मिलने का, जिसे लेकर आए हैं मोहम्मद नौशाद साहब। जी क्या कह रही हैं इस मेले के लिए या आपकी गुलाबों और सिताबों? मेले के लिए बहुत खुश हैं, हमारी गुलाबों सिताबों, अच्छा विकास हो रहा है, लखनऊ फिर से नया जगा रही हैं, वो बहुत अच्छा है, भाईचारा अच्छा है यहाँ लखनऊ का, सामे अवध की गुलाबों सिताबों हैं, बोलबानी और हिंदू मुसलमान में एकता बहुत है, सब कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता, मगर लखनऊ ऐसी चीज़ है, ऐसी बोली है, यहाँ लड़ाई कभी नहीं, भाई भाई तना रहते हैं हम लोग। चुनावों को लेकर ये कुछ कहना चाहेंगी देश की जनता को? हाँ, देश की जनता को ये कहना चाहेंगी, भाई गुलाबों सिताबों सरकार बढ़िया है, अभी राशन भी दिया गरीबों के लिए तो बढ़िया है, राशन पानी हर चीज़ की व्यवस्था देते हैं, पानी की बिजली की, जब से बिजली नहीं जाती है, पहले चली जाती थी, हम लोग अंधियाले में बैठे रहते थे, अब बिजली भी आती है, पानी की व्यवस्था है, और क्या चाहिए। ये बताइए, इन पर तो फिल्म भी बन गई है गुलाबों सिताबों नाम से, लेकिन ये जो परंपरा आपने जिंदा रखी है कठपुतली की, इसको जिंदा रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इस विरासत को परेशानी रही है आपकी? बहुत दिक्कतें उठाई हैं, हमारी जया बच्चन ने, भगवान उनको अच्छी रखे, अमिताभ बच्चन को, बंद हो गई थी, फिर ने उनको जया बच्चन ने जगाया, गुलाबों सिताबों लखनऊ से बाहर लाई, अभी लखनऊ में कोई जानता नहीं था बीच में, मगर जब से ये फिल्म बनी है फिर बाहर उजियाला ले आई हैं गुलाबों सिताबों। और ये भाई सिताबों हैं और ये गुलाबों हैं, ये बेचारी घरवाली हैं, ये रहने वाली अकबरी गेट की रहने वाली चौक वाली है, और ये लखनऊ सामे अवध की रहने वाली अमीनाबाद गड़बड़ झाले झंडे वाली पारी में रहती है। ये गुलाबों है और ये सिताबों। अरे खूब लड़ेंगी, खूब लड़ेंगी, जलियाँ लाल भी लेंगी, गुलाबों खूब लड़े, मलिदा घोर भी है, हलवा खके लड़े, जलियाँ लाल भी लेंगी, गुलाबों खूब लड़े, सिताबों खूब लड़े, खल्लो खूब लड़े। अक्तल बगाई बरिए, बत्तों बगाई डाल, बत्तों की बरिए जल गई, अत्तों का बुरा हाल, जलियाँ लाल भी लेंगी, गुलाबों खूब लड़े, सिताबों खूब लड़े। आग लाई साग लाई लाई चौलैया, आग लाई साग लाई लाई चौलैया, सास बहू छौकन बैठी नाक लेगा कौआ, छुपाई रहो दुल्हन मारा जाई कौआ, खूब लड़े, गुलाबों खूब लड़े। एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए। बीजेपी के गढ़ में कांटे की टक्कर क्या समाजवादी पार्टी देगी, इसी को समझने के लिए हमारे साथ लखनऊ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा जी मौजूद हैं यहाँ पर इलेक्शन कार्निवल ट्रक पर, और मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर सिंह भी हैं। रविदास जी, बीजेपी के गढ़ में आप उतरे हैं, क्या कह रहे हैं आप अपने वोटर से इस वक्त? ये हमारा गढ़ है, जहाँ पर आप बैठी हैं, यहाँ से हम विधायक हैं, और यहाँ पर हमने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े अंतर चुनाव हराने का काम किया है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और इंडिया मोर्चा गठबंधन से मैं प्रत्याशी हूँ, और हम यहाँ पर पिछले 50 सालों से राजनीति कर रहे हैं। 49 साल पहले यहाँ पर संपूर्ण क्रांति का आंदोलन हुआ था, और उसमें हम जेल में गए थे, और 20 महीने, बहुत कम उम्र थी, और आपातकाल में 20 महीने जेल के अंदर बंद रहे, और उसके बाद 49 सालों में 250 बार जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के, जन संघर्षों और जन आंदोलनों में जेल गए हैं, और 300 बार ऐसा हुआ है
कि जब हम लोग गिरफ्तार हुए हैं तो पुलिस लाइन से या इको गार्डन से हम लोगों को रिहा किया गया है। तो जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के हमेशा हम लोग यहाँ पर संघर्ष करने का काम करते रहे हैं। जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और मौजूदा सांसद, वो ये कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने जो लखनऊ के लिए काम किया है वो उसका जवाब वोटों के साथ यहाँ की वोटर देगी। सामने कोई भी आए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ शहर में नौजवानों के लिए 10 साल से केंद्र सरकार मंत्री हैं, एक उद्योग नहीं खोला है, एक कारखाना नहीं खोला है, एक फैक्ट्री नहीं खोली है, नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। यहाँ 10 साल पहले वो सांसद हुए थे तो लखनऊ शहर की जो आउटर सिटी रोड बननी थी वो 10 साल में वो रोड कंप्लीट नहीं हुई और भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई। 10 साल पहले जो सड़कें बनी थी वो सड़क पूरी जुड़ नहीं पाई और टूट गई। आप ये कह रहे जमीनी हकीकत ये है कि काम नहीं हुआ है, लेकिन रणवीर आप लखनऊ को कवर करते रहे, अच्छे से समझते भी हैं, आप क्या कहेंगे रविदास जी को कि क्या काम नहीं हुआ है पिछले 10 सालों में? जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि ये खुद यहाँ रिपोर्ट करते हैं यहाँ की। हम लोगों ने लखनऊ शहर में मेट्रो शुरू किया और एयरपोर्ट से लेके मुंशी पुलिया तक एयरपोर्ट आया, मेट्रो आई। तो मेट्रो की 1 इंच भी मेट्रो बढ़ाने का काम भाजपा सरकार ने नहीं किया। यहाँ लखनऊ शहर में गोमती नदी, आप यहाँ बैठी हुई हैं, गोमती नदी बहुत गंदी थी, हजारों ट्रक मलबा निकलवाया, हमने विधायक थे उस वक्त और सरकार थी हमारी, यहाँ मलबा निकला और पूरी गोमती साफ हुई। तो समाजवादी पार्टी ने भी काम किया है रणवीर जी, समाजवादी पार्टी ने ही काम किया है। रविदास जी, दोनों फर्क इतनी बात का है। और बात यह है कि यहाँ पर एक छोटी बात बता रहा हूँ आपको, आगरा बना एक्सप्रेस हाईवे और आगरा एक्सप्रेस हाईवे 10 सालों में 5-7 साल हो गए हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस जोड़ नहीं पाया आज तक। लखनऊ शहर में पूछिए, बताइए कि कौन उद्योग खुला, कौन कारखाना खुला, कौन फैक्ट्री खुली। रविदास जी मेरा एक सवाल ये है, आप ये सारी बात कह रहे हैं लेकिन क्या जनता के बीच में इस तरह की जो बातें हैं उसको पहुंचा पा रहे हैं? क्योंकि आपके नेता बार बार पीडीए की बात करते हैं कि हम पीडीए के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लखनऊ में पीडीए जैसा कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला जो है वो राजनीतिक तौर पे काम कर सकता है? कि दोनों बातें अलग अलग हैं। एक तो पीडीए है, उसमें जो समाज के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े जाति के, ये में अगड़ा है, अगड़ी जाति के जो गरीब लोग हैं और महिलाएं हैं, उनको उनके हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार दिलाने की बात है। एनडीए मैदान में उतर रही है तो अपने काम गिनवा रही है और सामने एक प्रधानमंत्री का चेहरा भी दे रही है। इंडिया अलायंस तो ऐसा नहीं कर रही है, तो वोटर को भी चाहिए ना कि अगर इंडिया अलायंस सत्ता में आती है तो कौन अगुवाई करेगा? देखिए, हमने कहा आपसे कि 26 पार्टियां हैं, 26 पार्टी वे सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, 26 पार्टी के अधिक होंगे और सांसद तय करेंगे। लोकतांत्रिक का ये है कि चुनाव में जो प्रधानमंत्री चुना जाएगा वो चुनने का अधिकार सांसद को होता है, प्रधानमंत्री का अधिकार चुनने का किसी और को नहीं होता है। चलिए, हम लोगों का जो एमपी चुनेंगे वो चुनेंगे, जो सांसद होंगे वो चुनेंगे प्रधानमंत्री कौन होगा। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं एनडीए के कार, एनडीए ने 10 साल पहले जनता से जो वादे किए थे किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। चलिए, महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई आसमान छू रही है। और यहाँ तक कि आटा, दाल, चावल, दूध, दही पर भी भाजपा सरकार ने टैक्स लगाने का काम किया है। कहा था 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। अगर नौकरी दी होती तो 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई होती। बता दीजिए कितनों को नौकरी मिली है? आप लोग, चाहे आप हो, चाहे इंडिया अलायंस हो या फिर एनडीए, दोनों जनता के बीच अब उतर रहे हैं। अब जनता को तय करना है कि सत्ता तक उसे किसे पहुंचाना है। बहुत शुक्रिया इस कार्निवल से जुड़ने के लिए, शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। कल फिर जनता रोएगी, कल फिर संकट आएंगे, तेरे अपने दिखाई देंगे, नेता न नजर आएंगे। आप देख रहे हैं एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल। चुनावी मौसम है, ऐसे में कुछ मनोरंजन ना हो, व्यंग ना हो, हास्य ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यही हास्य का तड़का लगाने के लिए इलेक्शन कार्निवल ट्रक पर मैं इनवाइट करूंगी शेखर त्रिपाठी जी को, जो अपने व्यंग के जरिए संदेश
हमारी जनता तक पहुंचाएंगे। आइए शेखर जी, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को, उम्मीदवारों को? जी, सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा एनडीटीवी कार्निवल का। मैं चूंकि पैरोडी का कवि हूँ, पैरोडी आप सब लोग समझते हैं कि किसी भी बॉलीवुड के गाने की जो धुन पे कुछ ऐसा लिखा जाता है तो उसे हम पैरोडी कहते हैं। डॉन माफियाओं से पूछो यूपी में है काबा, डॉन माफियाओं से पूछो यूपी में है काबा, सब बोलेंगे एक ही स्वर में जय बुलडोजर बाबा, रे गा रे गा रे गा रे गा रे गा रे रे गा सानी धा पमा गा रे समा। द्वारे द्वारे घूम रहे हैं स्वामी मारे मारे। मैं एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा वरना आप सबको पता चल जाएगा मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूँ। द्वारे द्वारे घूम रहे हैं स्वामी मारे मारे, रामचरितमानस के कारण कूटे गए बेचारे। बीजेपी से अच्छा मैम, जहाँ पे मैंने इसमें मारे मारे कहा मैं यहाँ पे मोए मोए भी कर सकता हूँ, आप लोग तालियां बजाइए, हो सकता है बनी जाए। द्वारे द्वारे घूम रहे हैं स्वामी मोए मोए, रामचरितमानस के कारण कस के गए हैं धोए। बीजेपी से सपा में आकर, हालांकि उसमें भी नहीं है, बीजेपी से सपा में आकर बिगड़ा राबा ढाबा, सब बोलेंगे एक ही स्वर में जय बुलडोजर बाबा, रे गा रे गा रे गा रे गा रे गा रे रे गा सानी धा पमा गा रे समा। मैं देखता हूँ कि जब चुनाव हो जाते हैं आप सब लोगों के मन में एक दृश्य होगा। आप सोचिए कि आपके यहाँ के चुनाव हो चुके हैं, चुनाव के अगले दिन का एक दृश्य आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा। कल फिर जनता रोएगी, कल फिर संकट आएंगे, तेरे अपने दिखाई देंगे, नेता न नजर आएंगे, बस 5 बरस ना बोलेंगे, फिर चरण तुम्हारे धो लेंगे। मैम आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बार के जो लोकसभा के चुनाव हैं कितने चरण में हो रहे हैं? 7 चरण। नहीं मैम, हर चुनाव मात्र 2 चरण में होते हैं। पहले नेता जनता के चरणों में होते हैं, फिर जनता नेता के चरणों में होती है। इसके अलावा मैम कोई चरण नहीं है। कल फिर जनता रोएगी, कल फिर संकट आएंगे, तेरे अपने दिखाई देंगे, नेता न नजर आएंगे, बस 5 बरस ना बोलेंगे, फिर चरण तुम्हारे धो लेंगे। गाँवों में वोटर से कहना जैसे जी चाहे रहना, अब जनता की ऐसी की तैसी, जनता से रिश्ता था ही नहीं, जनता से रिश्ता था ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया शेखर, आपने अपने ही अंदाज में ये अपील कर दी है कि यही वो मौका है अपने उम्मीदवारों को चुनने का, अपने नेताओं को चुनने का, अपनी सरकार को चुनने का। इसीलिए घर से निकलें और वोट ज़रूर डालें। तो एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में आज इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें कि कल हम फिर मिलेंगे यही लखनऊ से, तो कहीं मत जाइएगा और जुड़िएगा हमारे साथ रात 8 बजे।